नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। उड़ने दो परिंदों को, अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। बशीर बद्र साहब का ये शेर है। ये शेर हमने क्यों कहा ये आपको पता चल जाएगा जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। शुरुआत में आज कार्यक्रम की कर रहा हूं सेंट्रल विस्टा की खबर से। सेंट्रल विस्टा बन के तैयार हो गया है। इसे डिजाइन करने वाले डॉक्टर बिमल पटेल की माने तो यहां रेड ग्रेनाइट से बने 15.5 किलोमीटर के वॉकवे से लेकर 16 पुल और फूड स्टॉल तक की व्यवस्था की गई है। इसे लगभग 20 महीने बाद आम लोगों के लिए खोला जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। संसद की मौजूदा बिल्डिंग जो है वो 16,844 वर्ग मीटर में फैली है। संसद की नई बिल्डिंग 20,866 वर्ग मीटर में फैली है, यानी पुरानी बिल्डिंग से करीब 4,000 वर्ग मीटर ज्यादा बड़ी है ये बिल्डिंग। इसमें सांसदों के लिए लाउंज, महिलाओं के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट हैं। अच्छा लगा होगा आपको ये सुन के, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो शायद आपको अच्छा न लगे। बलिया के सोहाब शिक्षा क्षेत्र में पीपरा कला प्रिंसिपल ने स्कूल में पढ़ने आए बच्चों से सफाई करवाई, झाड़ू लगवाया। इसी तरह से चंदौली में स्कूल में पढ़ने आए बच्चों से शिक्षक ने झाड़ू लगवाई, शौचालय साफ कराया। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक और एक प्राइमरी स्कूल सरौरा में बच्चों को टीचर ने बेरहमी से पीटा। सिर्फ ये 3 घटनाएं नहीं हैं, आए दिन इस तरह की घटनाएं हम आपको दिखाते रहते हैं। अब इन बच्चों को या इन परिवार वालों को आप सेंट्रल विस्टा के तस्वीरें दिखाएंगे तो वो यही कहेंगे कि कितने ऐश में रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो संसद जाते होंगे। वैसे ये जॉन साहब का शेर है, मैंने थोड़ा बदल दिया। जॉन साहब को मैं उनसे माफी मांग रहा हूं। लोग कह सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा और इन बच्चों के शौचालय साफ करती हुई तस्वीरें, वो मैं चाहूंगा कि तस्वीरें दिखा दी जाएं, ये इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन मैं क्यों इनका जिक्र कर रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों की शिक्षा के लिए संसद में ही शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTE आया और सरकार ने शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले कई अभियानों से पहल भी की। लेकिन वो ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव ना हो, छात्राएं और दूसरे कमजोर वर्ग के लोग इससे वंचित ना रहें और अछूते ना रहें, और इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए। ये सब न करवाया जाए जो करवाया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए क्या जरूरी है, ये राष्ट्र हित में मेरा आपसे सवाल है। आप भी तय करिए, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक उन्नति में उसकी श्रम शक्ति को गुणवत्ता देने वाली शिक्षा सबसे अहम भूमिका अदा करती है। शिक्षा की वजह से ही बेहतर मानव पूंजी, विकास के मौके और बेहतर मेहनताना सुनिश्चित होता है। तो एजुकेशन की कितनी बड़ी भूमिका है ये आप समझते हैं। 2020-21 में जो आंकड़े आए उसके आधार पर प्राथमिक स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर 1% है, जबकि माध्यमिक स्कूल तक पहुंचते पहुंचते यह दर बढ़कर 14% से ज्यादा हो जाती है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER 2019 के अनुसार 26 ग्रामीण जिलों में एक सर्वेक्षण किया गया और इसमें पाया गया कि पहली कक्षा के केवल 16% बच्चों को ही तय किए गए विशेष स्तर तक पाठ पढ़ना आता है, जबकि 40% बच्चों के पास अक्षर पहचानने की मूलभूत गुणवत्ता भी नहीं थी। इसमें भी केवल 41% बच्चे 2 अंकों की संख्या को पहचान पाए। भारत को एक मजबूत शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने के लिए लर्निंग के परिणामों, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विटी पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निजी और सरकारी स्कूलों, लड़कों और लड़कियों की शिक्षा और कक्षाओं में जाति आधारित अंतर के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करनी चाहिए। और आखिर में सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा हर व्यक्ति के लिए सुलभ बनाई जाए। राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण विद्यालय की कक्षा में होता है, इसलिए जरूरी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे कक्षा में बैठें, दूसरे कामों में व्यस्त न रहें। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। यहां आप खुद सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूलों का हाल कैसा होगा। सरकारी स्कूलों का ढांचा तो सरकार ने सही करा दिया, लेकिन शिक्षकों की मानसिकता पहले जैसी थी, आज भी वैसी ही है। कुछ जगहों पर कुछ ऐसे आपात जरूर हैं जो मिसाल पेश करते हैं।
भारत में शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो टीचर सरकारी अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सैलरी 70 से 80 हजार होती है, जो अपनी शिक्षा का मात्र 2% ही बच्चों के ऊपर निवेश नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ जो अध्यापक निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाह 5 से 10 हजार के बीच होती है और वो अपने अनुभव या अपनी शिक्षा का 90% बच्चों में शेयर करते हैं। अब एक और आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं जो जिलों में शिक्षा के हाल से जुड़ा हुआ है। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पहले चलानी चाहिए थी, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को बहुत वो करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल में पढ़ें, क्योंकि ये सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर जिले में आप देखें, इंफ्रा की बात अगर हम कर लें, तो जिले स्तर की बात करें तो हर जिले में एक डिग्री कॉलेज, एक इंटर कॉलेज, लड़के लड़की दोनों के लिए अलग अलग, जूनियर स्कूल और प्राइमरी स्कूल होते हैं। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन कितना होता है आप अंदाजा लगाइए, सरकारी स्कूलों में जो लोग पढ़ाते हैं। मगर सच्चाई ये है कि ये स्कूल पढ़ाई के मामले में देश के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। कुछ जगहों पर ये स्कूल हो गए जो देश के निर्माण के लिए अपना लेश मात्र भी योगदान नहीं देना चाहते। आप अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखिए और सोचिए कि सेंट्रल विस्टा की भव्यता क्या इन बच्चों के भविष्य को भी चमकदार बनाएगी, या फिर ये मौज मस्ती और चिलपों चलता रहेगा। ये मैं आज इसलिए बात उठा रहा हूं क्योंकि अभी एक एनसीआरबी का सर्वे हुआ, मेंटल हेल्थ सर्वे, उसमें भी जो बताया गया वो हैरान करने वाला है, वो चौंकाने वाला है। उसके ग्राफिक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा अपने शो में, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ षष्ठी श्रीवास्तव जो कि मनोचिकित्सक हैं, वो जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। विनय कक्कड़ अभिभावक संघ से हैं और डॉक्टर PS परिहार जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ षष्ठी श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं और वो ग्राफिक्स भी आप चला दीजिए, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। षष्ठी जी, बहुत स्वागत है आपका इस शो में जो हम रोज़ाना करते हैं अलग अलग ज्वलंत विषय पे। और आज हमने बच्चों का एक मुद्दा उठाया है। ये NCERT का एक मेंटल हेल्थ सर्वे है। 29% छात्रों में एकाग्रता की कमी है, 43% का मन पढ़ाई में नहीं लगता, और अगर इसको आप पढ़ते चले जाएं, रिजल्ट के दबाव में 33% छात्र रहते हैं। और भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 51% जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन पढ़ाई में उनको परेशानी होती है। 81% बच्चों ने पढ़ाई की चिंता की सबसे बड़ी वजह बताया है कि वो चिंता में रहते हैं, और 43% बदलाव को जल्द से जल्द आत्मसात कर पाते हैं। ये एक आंकड़े हैं मोटा मोटी, और इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं या जो छोटे शहरों में पढ़ रहे हैं। तो षष्ठी जी, ये एक मनोचिकित्सक की अगर मैं इसमें राय लेना चाहूँ कि एक तो ये जो बच्चों के ऊपर तनाव हावी हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है और तमाम तरह की उनके सामने तमाम तरह की दुश्वारियां हैं, तो उनको हैंडल बच्चा कैसे करे, और एक मनोचिकित्सक होने के नाते आज की शिक्षा में किस तरह के परिवर्तन की गुंजाइश आप देखती हैं? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय व्यूज। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को बधाई देना चाहूंगी कि बहुत ही रेलेवेंट इशू इन्होंने उठाया है। शिक्षा को जिस तरीके से देश में महत्व देना चाहिए उस तरीके से ना ही गांव में महत्व है और ना ही शहरों में। खास करके जो प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां पर गवर्नमेंट बहुत पैसा इन्वेस्ट भी करती, बहुत सारी योजनाएं हैं उनकी, लेकिन वो योजनाएं उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है कि वो सुविधाएं नहीं जुड़ी हुई हैं, जो वो सुविधाएं एग्जैक्टली उन बच्चों को नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। बच्चे जो हैं वो बहुत ही लेस मोटिवेटेड है। देखिए, अगर मनोवैज्ञानिक पहलू हम देखें, सबसे बड़ी बात है कि उन्हें शिक्षा के लिए कोई भी प्रकार की अंदर से मोटिवेशन नहीं है, ना ही इनका होम एनवायरनमेंट ऐसा है, ना ही माता पिता पढ़े लिखे हैं, और ना ही इनके घर में सिर्फ और पैसे की इतनी किल्लत रहती है कि ये शिक्षा को प्राथमिकता दे ही नहीं पाते हैं। तो घर में जब बच्चा इतने घंटे रहता है, उसको घर में इस प्रकार का माहौल मिलता है और वो जाता है इन मार्जिनल घरों से, जब स्कूल जाता है तो वहाँ टीचर भी जो है वो बच्चों के साथ मानवीय व्यवहार कभी कभी नहीं कर रहा है। जैसा कि आप इन झलकियों में देख रहे हैं कि बच्चों को कस के मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है। तो ये अमानवीय दृष्टिकोण है जो कि बच्चों के ग्रोथ को
पूरी तरह की से हैम्पर कर रहा है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम शिक्षा के प्रति एक तो ट्रांसपेरेंसी ले आए, कि जो जैसे जिस तरीके से शहर के स्कूलों में ट्रांसपेरेंसी है, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, इस तरीके से गांव के स्कूलों में भी सीसीटीवी कैमरा वगैरह कनेक्ट होने चाहिए, जिससे कि उन्हें मॉनिटर करा जा सके कि वास्तव में वहां पे चल क्या रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, प्राइमरी पाठशाला है, जहाँ पर गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं है और एक ही क्लास, एक ही कमरे का स्कूल है, उसमें विभिन्न स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो कोई 4th का है, कोई 3rd का है, वहीं पढ़ाई, शिक्षक भी एक ही है, और उसका सारी फोकस मिड डे मील बांटना और इन सब में लगा रहता है, जब यूनिफॉर्म बट रही है। इसका बेसिक कारण यही पॉवर्टी है, कि इतनी ज्यादा पॉवर्टी है कि जब हमारी बेसिक नीड पे ही हमारी सारी लाइफ चलती रहती है, तो पॉवर्टी इतनी अधिक होने की शिक्षा तक हम पहुंच ही नहीं पाते। हमारे जो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो शिक्षा के महत्व को क्या समझेंगे। जी, आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, आप शायद कुछ वीडियो प्रॉब्लम कर रहा है, आप हाथ हटा लीजिए तो। हाँ जी जी। तो इस चीज ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम बच्चों को मूलभूत सुविधाएं दें और खाली आंकड़ों में ना दिखाएं कि दलिया बट्टी, मिड डे मील बटा और यूनिफॉर्म बट्टी, कपड़े बट्टे की बुक्स बांटी, लेकिन उन बुक्स को बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, उनका आउटपुट क्या है, फॉलो अप होने चाहिए। जो रिजल्ट्स हैं उनका फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। और खाली रिजल्ट्स को हम ऑनलाइन ना देखें, हम उन बच्चों को इंटरव्यू करें, उन बच्चों से रूबरू हों। कुछ ऐसा ही एक सेल बनाने की जरूरत है गवर्नमेंट को, जो इन बच्चों की क्या परफॉर्मेंस चल रही है और क्या वो आउटपुट, व्हाट दे रियली आर लर्निंग, यही हमें नहीं पता चलता है। आंकड़ों में 5th तक पढ़े बच्चा अपना नाम नहीं, साक्षर नहीं हो पा रहा है। सही बात है। डॉक्टर PS परिहार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन सारी चीजों को मॉनिटर करना। हाँ, PS परिहार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। परिहार साहब, स्वागत है आपका। ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैं एक बार चाहूँगा कि जो तस्वीरें हैं इसमें जो इसका ऑडियो है ये भी सुनवाया जाए, क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह का एटीट्यूड है, वो भी सवाल खड़े करता है। प्लीज इसका ऑडियो भी सुनवाइए। कोई भगा नहीं पाएगा, और बताओ, कोई नहीं भगा पाएगा। और बताओ, तुमको जो करना है वो कर लो, मैं चैलेंज से कहता हूँ। हम और टीचरों में हमारी गिनती नहीं होती है, मारे जाएंगे, घर की ईंटें खुदवा देंगे, समझ लेना, घर की एक एक ईंट खुदवा देंगे, घर की एक एक ईंट खुदवा देंगे। अब यही बात रही, हम बच्चे को नहीं बैठा लेंगे तो नहीं बैठा लेंगे, चाहे जो है डीसी मैडम आ जाए, हम नहीं बैठा लेंगे, नहीं बैठा लेंगे। भेजेंगे बराबर। काबिज में गैर हो जाता है, काबिज में गैर हो जाता है, बस काबिज में गैर हो जाता है, काबिज में गैर हो जाता है। बता, हम जब पूछ रहे हैं वो बताओ, मैडम आप नहीं बोलिए, हम जब पूछ रहे हैं वो बताओ, हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। इतने दिन से कहाँ गायब हो जाते हो तुम, रोज कहाँ गायब हो जाते हो, बताओ। ये वीडियो देखा होगा आपने, अगर आप सुन पा रहे थे परिहार साहब। मैं ये नहीं कहता कि क्या परिस्थिति थी उस वक्त, क्यों शिक्षक को इस तरह से इस एटीट्यूड में बात करनी पड़ी। हो सकता है कि वो हमारे साथ विनय कक्कड़ जी भी आ गए हैं, मुझे नहीं पता। स्वागत है आपका विनय साहब। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट परिस्थिति क्या थी, वो शिक्षक ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैं और जो शहरी क्षेत्रों में स्कूल हैं, हम अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। अभी जालौर की एक घटना हुई जहां पर एक दलित बच्चे ने घड़ा छू लिया और उसके बाद उसकी फिर मौत हो गई क्योंकि उसको बहुत पीटा गया।
एक अलग तरह की परिस्थिति थी। ये एक अलग तरह की परिस्थिति है जिसमें कि सीना ठोक ठोक के एक शिक्षक कह रहा है कि अगर तुम बिठा पाओ तो बिठाओ, डीजी मैम आ जाएंगी। मतलब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों के सामने। बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर शौचालय वगैरह की सफाई बच्चों से कराई जा रही है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि भारत में एक तरफ ये बात हो रही है कि बहुत भव्य भवन बनाया गया है जहाँ पर हमारे नीति निर्माता और ये सब लोग बैठेंगे। आज उसका उद्घाटन भी है, अच्छी बात है, किसी के लिए भी बड़ी गर्व की बात है ये। दूसरी तरफ जब हम उसी समय इस तरह की तस्वीरें भी देखते हैं और आरटीई भी इसी संसद में बना, जो मैंने शुरू में कहा, प्रश्न तो खड़े होते हैं कि भाई इसमें कहां पर गड़बड़ी हो जाती है। क्यों हम जिलों में छोटे लेवल के जो स्कूल हैं या प्राइमरी एजुकेशन है, खासकर जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन है, उसको और ज्यादा बेहतर नहीं कर पा रहे। क्यों हमारी सरकारों का फोकस सिर्फ इस पे होता है कि हमने स्कूल में इतने मिड डे मील चलवा दिए, इतने हमने कपड़े बंटवा दिए, इतनी किताबें और जूते बंटवा दिए। शिक्षा क्या मिड डे मील, जूते और कपड़ों से होगी क्या? परिहार साहब। यार बिल्कुल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपको चैनल में मुझे बोलने को सकती है। एक्चुअली देखिए, जो सच और स्थितियां परिस्थितियां हैं, ये तो पक्की बात है कि मैं कह सकता हूं कि आज जो प्राइमरी स्कूल सिचुएशन है वो पहले से कहीं बहुत अच्छी। अभी लॉकडाउन का समय था, उन टीचर्स जो कभी इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ाना नहीं जानते थे, उन्होंने उसके बारे में वर्क किया। उनके गार्जियन को भी बुला करके मोटिवेट किया, उन बच्चों से भी बात किया। अब एक चीज और जहां पर ये थोड़ी बात आ रही है, अभी आपने थोड़ी सी चर्चा किया था कि घड़ा छू लेने से और उसमें बच्चे को मार दिया, ये सरासर झूठ था। बाद में उसका क्लेरिफिकेशन हुआ। हमारे समाज में सब कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का जो बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर है उसको डिस्कस करना चाहिए। शिक्षक टीचर की बात करें तो नो डाउट टीचर में टॉलरेंट पावर तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे शिक्षक फील्ड से मैं भी जुड़ा हूँ और मैं देखता हूँ कि जैसे आपने इसमें किया, घड़े वाली बात थी, वो बिल्कुल आपने देखा बिल्कुल झूठ निकली। वो अपने एक व्यक्तिगत तरीके से किसी तरह से शिक्षक के साथ एक कंटाप मार दिया था, उसकी डेथ हो गई थी। ये गलत नहीं, इसमें तो चैनल में ठीक है, वो बात आपकी मैं मान रहा हूं, लेकिन उसपे वहां की जालौर की पुलिस ने भी बाद में, क्योंकि उसमें बाकायदा जिसके बच्चे की मौत हुई उसके परिवार ने उस तरह से आरोप लगाए उसके ऊपर, पुलिस ने भी बाद में कहा, तो मैं इसलिए उस बात का जिक्र कर रहा हूँ। और उसमें एक्शन भी हुआ, ऐसा नहीं एक्शन नहीं हुआ। हाँ, उसमें एक्शन हुआ, बहुत एक्शन हुआ। और ये जो कहना कि जैसे हम प्राइमरी, पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में, मैं भी प्राइमरी स्कूल में कभी पढ़ा हूँ। जब मैं पढ़ता था, देखिए एक चीज है, टीचर और स्टूडेंट बड़ा जो कोई हेल्थी एटमॉस्फेयर क्या है। मैं कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट है, इस बात सिलेक्शन भी नीट का रिजल्ट निकला है, रिकॉर्ड सिलेक्शन मैंने कानपुर में किया है, तो मेरी नीट क्लास में एक बच्चे को फीट था। अब समझिए फीट था कि वो गिर गया और उसके गिरते ही आप समझ सकते हो उसके लूज मोशन दिए। मैं था, मैंने उसको उठा करके साफ करके धुल करके ऐसे अपने बच्चे की तरह उसको ट्रीट किया। आप जैसे ही जो बात आ रही है कि जैसे वहां झाड़ू लगवाया, वह बर्तन रख दिया, टीचर और स्टूडेंट के बीच इतना अच्छा रिश्ता होता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहा होता है तो टीचर उसको अपने घर का एक मेंबर मानता है। कभी बच्चे के साथ इतनी अच्छी इंटीमेसी हो जाती है कि बाय द वे, मैं कुछ टीचरों की बात नहीं करता हूँ जिन्होंने बाय फोर्स किया होगा, नहीं, बाय द वे स्टूडेंट खुद सोचता है, खुद कहता है नहीं मैं उठा के रख दूं, मैं इसको ये बर्तन रखा है मैं उसको उठा के रख देता हूँ सर। टीचर अवॉइड करते नहीं। लेकिन वहां बच्चे और स्टूडेंट के बीच इतना क्लोज रिलेशन हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मैं घर में हूँ, टीचर के साथ हूँ। नहीं, वो परिस्थिति तो वो एक आइडियल परिस्थिति है परिहार साहब, वो एक आइडियल परिस्थिति है। लेकिन अब ये छाती ठोक के अगर ये कह रहा है कि कोई मतलब ये थोड़ा सा एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। नहीं, एक दूसरी चीज इसमें नजर डालना चाहिए, ये सच है। मैं शिक्षक होते हुए मैं कहना चाहूंगा, यदि शिक्षक के अंदर टॉलरेंट पावर नहीं, सहनशीलता नहीं है, तो उसको शिक्षक कहलाना बिल्कुल चाहिए। जैसा बिहेव करेंगे हम, जैसा आचरण को करेंगे, वही इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? बच्चों के ऊपर। नो डाउट। एक चीज है, समाज के लिए एक आईना क्यों कहा गया
क्यों फॉलो करते हैं? हमें बच्चे के अंदर पहली बात तो डर नहीं होना चाहिए, भय नाम के बच्चे के अंदर चीज नहीं होना चाहिए। हमें बच्चे के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए कि स्कूल आने के लिए वो लालायित हो, स्कूल घर में नहीं रुके। वो अच्छा, मैं एक पढ़ा रहा था, एक बच्चे का बर्थडे था और बच्चे के बर्थडे में क्या था कि उसके घर वालों ने अवॉइड किया था, नहीं बर्थडे अडे नहीं करना है। क्लास में मायूस बैठा था। मैंने कहा बेटा क्यों इतना परेशान बैठे हो? तो दूसरे बच्चे ने कहा सर इनका बर्थडे है। मैंने क्या किया, तुरंत अरेंजमेंट मंगवा करके जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने उसको सेलिब्रेट किया बच्चों के बीच में। उसको बड़ी खुशी हुई, उसकी मेंटालिटी में बड़ा चेंजेस हुआ। तो हमें प्लेंटी एटमॉस्फेयर रखना चाहिए कि बच्चा स्कूल आने के लिए बहुत उत्सुक है, उसको अच्छा लगे कि हमारा एक सेकेंड घर है। और इसके लिए बच्चे की, जैसा कि मैं बोल रही थी, तो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी बहुत जरूरी है। बच्चे के अंदर जो कुछ टीचर ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं तो नहीं यूज करना चाहिए, बच्चा उसको सुनता है, उसको बिल्कुल सही बात है। वो उस पर थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। हमारे साथ विनय कक्कड़ जी हैं अभिभावक संघ से। विनय जी, एक एनसीईआरटी का सर्वे हुआ, मेंटल हेल्थ सर्वे, और उसके जो नतीजे आए वो थोड़े से चौंकाने वाले हैं। और ये नतीजे बताते हैं, ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं और जो थोड़े से अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो मानसिक तनाव में हैं। अब अगर आप लोअर क्लास में बच्चों पे आ जाएं, जो गांव के बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उनकी मनोस्थिति क्या है और उनके साथ किस तरह का हो रही हैं चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि चारों तरफ ये अंधकार है, ये नहीं है मेरा कहना, लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें हकीकत ये भी है जो हम दिखा रहे हैं। ये दो परिस्थितियां हैं, एक तरफ बच्चे मानसिक तनाव में हैं, दूसरी तरफ बच्चे जहां पर शिक्षा पहुंच ही नहीं पा रही है, बाकी सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। जी शिवम जी, सबसे पहले तो आपका और के न्यूज का धन्यवाद कि आप ये संवेदनशील मुद्दे लेके आते हैं और इस पे चर्चा करने का मौका देते हैं। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, अभी शिक्षक दिवस भी गया है, हम सब लोगों ने बधाइयां भी दी और कृतज्ञता भी जाहिर की। और डॉक्टर परिहार जैसा कह रहे थे कि शिक्षक होना ना एक स्पेशल टाइटल भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जो व्यक्ति पेशेंस नहीं रखता वो अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं डॉक्टर परिहार की इस बात से। और ये हमारा देश जो है, हमारा राष्ट्र उस परंपरा, उस संस्कृति से आता है जहां पे गुरुकुल था, ऋषि कुल था। जो बच्चे पढ़ने आते थे उनको अपने कुल का हिस्सा बना लेते थे या उनके ऋषि के कुल का हिस्सा माना जाता था उन शिक्षार्थियों को। तो हम तो उस परंपरा से आते हैं। लेकिन आज के परिवेश में मुझे लगता है, मैं तो ये समझता हूं कि मनुष्य की एक ही जाति होती है कि वो मनुष्य है, पर आज दो जातियां बन गई हैं, गरीब और अमीर। तो जो आप बात कर रहे थे अभी स्टूडेंट्स की जो प्रेशर में है, एनसीईआरटी के बच्चे जो कहीं ना कहीं अच्छे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी अलग परेशानियां हैं। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या ग्रामीण अंचल है या जहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है शिक्षा क्षेत्र में, नो डाउट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। पर जो आपने अभी बात कही थी कि क्या जूते बांटना, किताबें बांटना, मिड डे मील, क्या यही है शिक्षा? नहीं। तो शिक्षा तो एक्चुअली एक व्यक्तित्व निर्माण है जहां पे हम अपने कल को गढ़ रहे हैं। वी आर एक्चुअली बिल्डिंग अवर टुमारो। और बच्चे कैसा डेवलप होते हैं इस पे देश का, राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। अब वहां पे इम्पोर्टेंट ये है कि, और ये सरकारी स्कूलों में मैंने देखा है कि ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है कि व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने के लिए एक शिक्षक की नौकरी पा लेता है, पर क्या वो मेंटली शिक्षक बनने के लिए तैयार है या केवल क्योंकि और कोई नौकरी नहीं मिल रही थी इसलिए शिक्षक बन गए और सरकारी नौकरी में आना था इसलिए यहाँ पे आ गए? ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि इट इज जस्ट नॉट अ जॉब। आप किसी का भविष्य गढ़ने में सहायक हैं एज अ शिक्षक। तो यहाँ पे वो मेंटालिटी और वो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। अगर वो खाना पूर्ति कर रहा है, सिर्फ नौकरी कर रहा है, तो असंवेदनशीलता दिखती है। और यही कारण है ये जो इंसिडेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सभी शिक्षक एक जैसे होते हैं, पर ये जो एक दो इंसिडेंट होते हैं ये गहरी छाप छोड़ते हैं बच्चे के मन मस्तिष्क पे। और ये कहीं ना कहीं बहुत दूर तक
आघात करते हैं उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए भी और सभी बाकी बच्चों के ऊपर भी जो ये देखते हैं और इससे जूझते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सरकारी शिक्षकों की ट्रेनिंग अगर ठीक से नहीं हुई है तो ये गलतियां होंगी जिसका खामियाजा हमारा देश का भविष्य भुगतेगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो इन पे लीपापोती करके इनको दबाने की जगह इन पे क्या करेक्टिव एक्शंस हो सकते हैं। मैं पीनलाइजेशन की बात नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए। कैसे हम लोग इन इंसिडेंट से सीख के उन शिक्षकों की भी काउंसलिंग करें, ट्रेनिंग करें, ताकि वो इन बच्चों को, नाजुक कलियों को अच्छे से सहेज के उनका पालन पोषण सींचे उन्हें ऐसा कि वो निखर के आए, क्योंकि बच्चे तो राष्ट्र की धरोहर हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये इसीलिए शायद चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक वो है जिसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षक अपनी भूमिका को समझें और जो व्यवस्था है उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अभी एक ब्रेक का समय है, हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक से जब लौटेंगे तो हम ये पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो परिस्थिति है और नई एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो परिस्थिति बदलेगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में जो छोटे छोटे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रयास नहीं हुए हैं, कई प्रयास हुए हैं और उसका असर भी हुआ है, लेकिन अभी उस तरह से नतीजे नहीं आए जिसकी उम्मीद की गई थी। तो नतीजे कब तक आएंगे या कैसे आएंगे ये हम भी समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए भ्रष्टाचार पर प्रहार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और सुनक की हनक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात भविष्य की हो रही है, बच्चों के भविष्य की हो रही है और एजुकेशन की हो रही है। जो तस्वीरें अलग अलग ज़िलों से आईं वो ये बताती हैं कि अभी भी बहुत गुंजाइश है कि किसी तरह से जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल हैं, सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं या माध्यमिक स्कूल हैं, उनको बेहतर किया जाना चाहिए। हमारे साथ एक ख़ास पैनल है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज़ सृष्टि जी, एक चीज़ तो आप महसूस कर भी रही होंगी और इससे पहले भी मैं मानसिक सेहत को लेके बात कर चुका हूँ अपने शो में, और जो जो डेटा आया था उसके बाद। लेकिन एक चीज़ जो ये NCERT का सर्वे है, इसके बाद एक चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ कि जो बड़े घरों के बच्चे हैं या जो शहरों में रहने वाले बच्चे हैं, उसमें एक तरीके से तनाव इस बात का लेके है कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी से वो जूझ रहे हैं, मुझे लगता है। और एक चीज़ और भी है कि जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा है हाल फिलहाल के दिनों में, और अलग अलग सेक्टर में दबाव बढ़ा है कि भाई आप ये इस क्षेत्र में भी कर सकते हैं, इस क्षेत्र में भी कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए जाते हैं और उनको अचीव करने में भी उनको बड़ा तनाव होता है। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए स्कूलों में उस तरह की व्यवस्था शायद नहीं है। ये बात सिर्फ स्कूलों तक, छोटे बच्चों के स्कूलों तक लागू नहीं होती, बड़े लेवल पे भी हम देख रहे हैं कि आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, करियर काउंसलिंग उस तरह से नहीं हो पा रही, या दूसरी तरह के तनाव से बच्चे जूझ रहे हैं।
तो मैं इस परिस्थिति को भी समझना चाहता हूं कि जब शहरों में इस तरह की स्थिति है तो जो छोटे इलाके हैं, छोटे शहर है, वहां तो फिर आप छोड़ ही दीजिए बात करना इस दिशा में। हम ये कहेंगे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बड़े घरों में, छोटे कॉलेजेस में, बड़े शहरों में, हर जगह है। इस समय इतनी तनाव की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि व्यक्ति जो है वो अपने बच्चों को, अच्छा इस तनाव का बहुत प्रमुख कारण हमारे पेरेंट्स है। पेरेंट्स इतने ओवर एम्बिशियस हो गए हैं कि अपने बच्चों को हर समय प्रेशराइज करते हैं। छोटे सा बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जैसे ही प्री नर्सरी में गया तो पेरेंट्स के ड्रीम आने लगते हैं कि हमको इसी स्कूल में पढ़ाना, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना है और मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। छोटी चीज वो सोचते ही नहीं। तो वो इतना प्रेशर जनरेट कर देते हैं बच्चों पर कि वो उनकी जो नेचुरल चाइल्डहुड है वो एकदम हैम्पर हो जाता है। तो ये हम लोग रोज देखते हैं और हम लोग इस तरीके की वर्कशॉप्स वगैरह करते भी हैं। कॉलेजेस में हम एज अ काउंसलर बुलाए जाते हैं तो भी हम ये कहेंगे कि बच्चों को एक का चाइल्डहुड जो है वो प्रिजर्व करिए। तो ठीक है, उन्हें एम्बिशियस बनाना है, लेकिन उनमें और भी चीजों को हमें डेवलप करना है। आप कभी एक ऐसा डिबेट कराइए जो लाइफ स्किल्स पे हो, कि हम अपने बच्चों को लाइफ स्किल्स नहीं सिखाते हैं। इसीलिए आजकल की बच्चों की मेंटल हेल्थ पुअर हो रही है और वो ना ही स्कूल में अच्छा कोप अप कर पा रहे हैं और ना ही आगे चलकर वो प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलती है, अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं। ये हैप्पीनेस, जो जैसे आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कही, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम चूंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज पे बहुत फोकस किया गया है। अच्छा। कि होलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये बहुत बड़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मोटो है कि हम बच्चे हमारे पढ़ते चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं है। मेंटल हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले रहे हैं, थेरेपीज दे रहे हैं। तो ये चीज जो है वो पढ़ाई का बेसिक उद्देश्य से अच्छी डिग्री अचीव करके सैलरी पैकेज नहीं है। पढ़ाई का वो जो उद्देश्य है वो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और साथ में एकेडमिक डेवलपमेंट। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर जो बच्चे की हो, वो हमारी एजुकेशन का मेन मोटो होता है, ना कि हमें अच्छी नौकरी मिले। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने कई कोर्स ऐड किए हैं और इस तरीके की थॉटफुलनेस दिखाई है। अब ये फर्स्ट बैच है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, वोकेशनल के कोर्सेज भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो आई होप कि बच्चे अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व कर पाए, क्योंकि अब नाउ मेंटल हेल्थ इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एवरीवन। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि युवाओं के लिए भी बड़ी चुनौती है कि इस मनो जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, उनको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। हमारे साथ जो पीएस परिहार साहब हैं अभी। परिहार साहब, एक तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर मेरा सवाल है, और दूसरा मेरा सवाल है जो जिलों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, मैंने बताया भी था कि उसमें डिग्री कॉलेज आता है, प्राइमरी स्कूल्स हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, वो मैं देख रहा हूँ कई जिलों में बहुत जर्जर होती जा रही है और उस ओर बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा। और उसके बरक्स कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत तेजी से, अब तो छोटे छोटे जिलों में भी ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पहुंच गए हैं जिनकी तमाम फ्रेंचाइजीज हैं। इसका कोई आप प्रभाव देखते हैं क्या, कि इससे असर पड़ रहा है एक तबके को मेन स्ट्रीम आने में, मुख्य धारा में आने में? देखिए, बहुत अच्छा आपने बर्निंग पॉइंट उठाया है। एक जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं और एक सेल्फ फाइनेंस है। मैं दो चीजें मैं भी इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और एक जो मेंटल हेल्थ की बात चल रही थी जी, आजकल बच्चों में ये तो है कि एजुकेशन की दौड़ बढ़ी है। हमारा बच्चा नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाए, जेईई मेंस और एडवांस करके इंजीनियर बन जाए, लेकिन यहाँ पर एक जो कल्चर है, जो बच्चे के अंदर मोरल वैल्यू होनी चाहिए, वो दिनों दिन लॉस होती चली। आप इसको एनालिसिस करें, जितने
यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल। गार्जियन भी सुन रहे होंगे, स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे, टीचर भी सुन रहे होंगे। एक बहुत बड़ी जो ड्रॉबैक हुई है, बहुत बड़ी, कि जो मोरल वैल्यू, जो बच्चे के अंदर कल्चर है, जो एक बिहेवियर है, ये गार्जियन कुछ ही परसेंट है जो ध्यान दे रहे हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि बच्चे को जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार कौन है? अभी क्या मोरल साइंस की किताबें आना बंद हो गई? मैं तो जब पढ़ रहा था तो उसमें मोरल साइंस की किताब आती थी और 8th और 9th पीरियड में मैम आती थी, फिर वो बताती थी कि बेटा चरित्र निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चे का चरित्र निर्माण बड़ा जरूरी है। इसके लिए देखिए, इसके लिए हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स, हाँ, हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे के सबसे बड़े गुरु होते हैं। हाँ, ऐसा कई बार देखने को आया है कि बच्चे, गार्जियन में टॉलरेंस पावर नहीं रह गया, गार्जियन टीचर को एज ए प्रोफेशनल मींस समझते हैं। ऐसा नहीं, यदि हम बच्चे के अंदर, मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ सर, उसको सुनिएगा। एक जज साहब थे, उनका बेटा विजय गुप्ता था, आज वो बहुत अच्छी पोस्ट में है। वो जब पीटीएम में आते थे तो अपनी गाड़ी दूर खड़ी करके आते थे। अच्छा, वो हाथ जोड़ के खड़े होते सर। हाँ। और बच्चा बड़ा इनोसेंट। मैं सोचा करता था कि ये बच्चा बड़ी ऑर्डिनरी फैमिली का है, कुछ बोलता नहीं है, डिसिप्लिन इतना ज्यादा कोट के बड़ा था कि बता नहीं सकते। अच्छा। एक बार उन्होंने इनवाइट किया कि, और बड़ा सिंपल रहता था बहुत, उन्होंने कभी शो नहीं किया। अच्छा। कि मैं क्या हूँ। एक बार उन्होंने ऐसे इनवाइट किया तो कई टीचर को जाना पड़ा मुझे अवस्था में, तो पता लगा कि इनका घर ढूंढ रहे थे, कोई फंक्शन था, मिल नहीं रहा था। एक सज्जन ने कहा वो जज साहब की बात तो नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, वो जज साहब। मैं सामने से निकल रहा था, मैं आधा घंटा परेशान हुआ, घर नहीं मिल रहा था, सडन वो दिख गए मुझे। उन्होंने बुलाया, बैठा, अरे बताइए आप जज है, आप स्कूल आते थे ना, कभी आपकी गाड़ी यहाँ दिखी ना कभी आपके गार्ड दिखे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कही सर। उन्होंने कहा जिस दिन हम ये शो करते कि मैं जज हूँ, मेरे साथ गार्ड खड़े होते, तो टीचर यदि उल्टा हमें रिवॉर्ड देने लगता तो शायद मेरा बच्चा पढ़ नहीं सकता, उसकी पढ़ाई नहीं हो सकती। लेकिन अब तो शुरुआत ही इसी से होती है कि आप शो करें कि आप हैं क्या। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो एडमिशन भी वहीं से होता है। विनय जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए विनय जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये बड़ी मार्केट की बात कही। देखिए, जो डॉक्टर परिहार ने अभी एग्जाम्पल दिया, ये वहां तो ठीक है जहां पे व्यक्ति समझता है मनोविज्ञान को। अब यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है, आप वो देखिए, जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे मुझे लगता है कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए था, और शिक्षा उनमें से एक क्षेत्र है। जब आपने प्राइवेटाइज कर दिया और शिक्षा खरीद रहा है व्यक्ति, तो वो पैसा तो वहां पे कहीं ना कहीं वो होड़ लग गई है कि मैं पैसा दिखाऊं कि कौन से बड़े स्कूल में मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं और मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात। प्राइवेट स्कूल अपने फैसिलिटीज और वो सब चीजें शो ऑफ करके कहीं ना कहीं वो होड़ और बढ़ा देते हैं पेरेंट्स में। और टीचर्स भी कहीं ना कहीं नतमस्तक हैं उन सभी पेरेंट्स को जो मोटी फीस दे रहे हैं, जबकि आज से 20-30 साल पहले जब शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता था और पेरेंट्स खुद कह के आते थे कि हम इसको, अपने बच्चे को आपके सुपुर्द कर रहे हैं, आप जो मर्जी करिए, आप मारिए, प्यार से समझाइए, हम आपसे पूछेंगे नहीं आपने हमारे बच्चे के कान क्यों उमेटे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो वो कल्चर खत्म हो गया। दूसरा, हम यहाँ बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके एक दुकान खोली गई पैसा कमाने के लिए, तो वहां पे तो एटीट्यूड जो खरीद रहा है उसका अलग ही होगा, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। अब सरकारी स्कूल के पेरेंट्स जहां पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो फॉर द 2 स्क्वायर मील्स दे आर रनिंग अराउंड फॉर द होल डे, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि शाम को मैं खाना परिवार के लिए ला पाऊंगा ना नहीं ला पाऊंगा, वो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड करता होगा और क्या मॉरल वैल्यू दे पाता होगा वो परिवार? तो वो तो बेचारे सरकारी स्कूल के ऊपर ही निर्भर है, और उनके लिए तो शिक्षक ही सब कुछ है जो उनके बच्चे का भविष्य गढ़ेगा। नहीं तो वो बच्चा तो हो सकता है किसी गलत तरफ चला जाए, अगर स्कूल ना जाए, वो हो सकता है नशा की तरफ चला जाए या क्रिमिनलाइजेशन हो जाए उस बच्चे का। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एजुकेशन में इतना डिफरेंस कर दिया है डिलीवरी में, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, कि अब
कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है उन सबके साथ जिनके पास पैसा नहीं है शिक्षा खरीदने के लिए। तो जब आप खुद ही वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों के टू गेट इक्वल एंड क्वालिटी एजुकेशन, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि समाज की जिम्मेदारी है? तो ये जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसकी जिम्मेदारी है कि अगर नहीं, लेकिन वो नहीं, विनय जी 10 सेकंड में अपना सेंटेंस पूरा कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर पाया कि वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए एजुकेशन के लिए, पर कम से कम इतने टूल्स तो रखे कि प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर्स को कहीं ना कहीं एक दायरे में रखा जा सके। उसे छूट दे दी गई है कमर्शियलाइजेशन की और बेहद कमर्शियलाइज करने की एजुकेशन को, उसको मैनेज करने के लिए तो कोई ठोस मैकेनिज्म होना चाहिए था ना। नहीं, लेकिन विनय जी यहाँ पे एक चीज मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये भी है कि जो गुणवत्ता की बात है कि भाई जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक पढ़ाते हैं उनको वेतन कम मिलता है, लेकिन उनकी जो डिलीवरी है उसकी गुणवत्ता अलग होती है, और जो सरकारी स्कूलों में शिक्षक पढ़ाते हैं उनको वेतन ज़्यादा मिलता है, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठते रहते हैं कि वो इतना, ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं है, हो सकता है कि कुछ प्रतिशत लोग काबिल ना हो, लेकिन वो क्योंकि उनको पता है कि भाई नौकरी कहीं जानी नहीं, तो वो एफर्ट उतना नहीं करते। ये एक मोटा मोटी आरोप लगता रहता है। तो इसलिए सरकार भी कह रही है कि भाई इसको कॉमर्शियली आप थोड़ा सा कर दीजिए, और उसके दूसरे बेनिफिट हैं। अगर उस पर बात करने चले जाएंगे तो पता चले कि 3 घंटे तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कॉमर्शलाइज करने के दूसरे बेनिफिट हैं और ऊपर से नीचे तक सबको बेनिफिट मिले हुए हैं उसके, उस पे भी तो एक आप अगर आप चाहें इस पे बोलना तो। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं वही कह रहा हूं। आते हैं। अगर सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम ये गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं डिलीवर कर पा रहे, वी हैव टू डू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और हमें प्राइवेट प्लेयर्स को एजुकेशन में लाना पड़ेगा, वो लेके आए। पर जो लोग शिक्षा को नहीं खरीद पाते तो क्या फिर वो हकदार नहीं है उस क्वालिटी एजुकेशन के? मेरा क्वेश्चन ये है। हमारे देश की अगर आप जनसंख्या देखें तो शहरी क्षेत्रों को छोड़ दें, नहीं उसमें ऐसा कुछ नियम भी है ना कि कुछ गरीब तबके के बच्चे जो नीचे आते हैं, जिनकी आर्थिक आय इतनी नहीं है परिवारों की, वो जा सकते हैं, ऐसा नियम है। राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूल को अनिवार्य रूप से कुछ प्रतिशत बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको एडमिशन देना पड़ेगा, जो कि नहीं होता। हमारे गाजियाबाद में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे पिछले 5 महीनों से ये लड़ाई चल रही है, और डीएम से लेके सभी प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों के कानों पे जू नहीं रेंग रही। उनको चेतावनियां और नोटिस देने के बावजूद वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं। आप सोचिए, प्रशासन के पसीने छुड़ा रखे हैं निजी स्कूलों ने, तो क्या निजी स्कूलों की पकड़ राजनीतिक गलियारों में इतनी मजबूत हो गई है कि उनके लिए प्रशासन का आदेश भी मायने नहीं रख रहा है? आप सोचिए, कमर्शियलाइजेशन ने क्या कर दिया है कि शिक्षा के व्यापारी जो हैं अब किसी मोटा पैसा है। विनय जी इसमें मोटा पैसा है ना, ये भी तो आप समझ। तो मेरी बात का जो कहीं ना कहीं मर्म था वो यही था कि गवर्नमेंट को कहीं पे तो वो पैसे वाला जो एंगल है उसको बहुत ही उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह अगर पैसा चलने लगा तो मूलभूत चीजें जो हैं, जो शिक्षा हमारे देश का भविष्य गढ़ रही है, वहां पे भी पैसा अगर चलने लगा तो फिर तो चीजें अलग ही दिशा में जा रही है। चल ही रहा है। वो एक आदर्श बात हो सकती है, आदर्श वाक्य हो सकता है कि भाई पैसा नहीं चलना, लेकिन चल ही रहा है हमारे साथ। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे परियार साहब आप? हाँ देखिए, मैं अभी करने बोला कि प्राइवेटाइजेशन, देखिए इसमें आपको याद होना चाहिए कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में रिट दी गई, और रिट में कहा गया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल की फी है और प्राइवेट स्कूल की फी, इनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में बैन लगना चाहिए कि लिमिट से ज्यादा फी नहीं ले सकते। अंतिम में बहुत विद्वान जज ने जस्टिस दिया था, बहुत विद्वान जज ने कहा था कि क्वालिटी में जो हमें कंप्रोमाइज कभी किसी दशा में नहीं कर सकते। क्वालिटी में ये बात बिल्कुल निराधार है। मैं पूरी तरह नहीं मान सकता हूँ कि यदि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया आप देख लीजिए। आप एक जो गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, मोर देन 1.5 लाख सैलरी उसकी शुरुआत, ठीक है। एक सेल्फ फाइनेंस में है, आज वो सेल्फ फाइनेंस में कितना 35,000, 40,000, 45,000 रुपए पा रहा है, ठीक है। टीचर अपनी लाइबिलिटीज भूल चुका है, वहां क्लास नहीं ले रहा है। ये किसी चैप्टर में है, चैप्टर 6 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, उसे किसी चैप्टर का 1/4 पार्ट पढ़ा दिया, किसी का 3/4 पढ़ा दिया।
वहां ना कोई चेक करने वाला है, सैलरी इतनी ज्यादा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी वो नहीं समझ रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस में वही बच्चा जब पहुंचता है पब्लिक स्कूलों में, शायद सेल्फ फाइनेंस पब्लिक स्कूल ना होते तो आज की जितनी दशा एजुकेशन की दुर्दशा में बदल चुकी है। मैं मानता हूँ इकोनॉमिकली डिस्टर्ब है, और जो इकोनॉमिकली बात करें तो गवर्नमेंट ने 10th में बच्चा पढ़ रहा होता है, ऑर्डिनरी NTSC एक एग्जाम होता है, 11 12 हो जाता है KVPY एग्जामिनेशन होता है, या तो उसको क्वालिफाई KVPY करता है तो 75,000 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपीज तक जब तक पढ़ाई करता है उसको स्कॉलरशिप आती है उसके पास। NTSC 10th में क्वालिफाई करता है, ना जाने कितने पोर्टल उसमें किया है। मेरी बात वहां पे कहने की कि सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में आप देखिए टीचर कितना पढ़ा रहा है, उसमें केवल NCERT नहीं, एक से एक चैलेंजिंग बुक के प्रॉब्लम करा रहे हैं, उसमें उस IT जेईई बैठा किस तरह के क्वेश्चन करेगा, नीट में बैठेगा कैसा क्वेश्चन करेगा। वहां गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच गए, वहां एक चीज उन्हें डिस्कस ही नहीं करना है, यदि वहीं पढ़ता रह गया। आप ये कह रहे हैं परियार साहब की जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं या जो शिक्षा का कॉमर्शलाइज हुआ, इसका फायदा भी है? फायदा भी है, बिल्कुल है, बहुत फायदा है। हाँ। मैं सिस्टमेटिक तरीके से बिंदुवार गिना सकता हूँ। आप बिंदुवार आप देखिए। लेकिन उसी समय विनय जी ने एक और बात उठाई कि ठीक है, आप ये अच्छी चीज है और होना भी चाहिए। दुनिया के कई मुल्कों में इस तरह की व्यवस्था, हालांकि कई मुल्कों में शिक्षा पूरी तरह से वेलफेयर उसमें आती है और वो फ्री में ही है, लेकिन उसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको कैसे उस तरह की एजुकेशन दी जाए। मेरी बात इसमें भी है कि भाई उन लोगों को देखिए, मैं इस पर इंटरफियर करना चाहूंगा कि जो इकोनॉमिकली, नो डाउट इकोनॉमिकली वीक बच्चे हैं, उन्होंने राइट दिया गया उन्हें पढ़ने के लिए, मेरी वहां पर इंटरफियर नहीं है कि सही है। जो बहुत गरीब बच्चा है उन पब्लिक स्कूलों में एंट्रेंस ही नहीं मिल पाता है, ये तो एक देखिए प्रॉब्लम है, नो डाउट। इसके लिए RTI के तहत दिया गया कि यदि बच्चे के अंदर टैलेंट है, बच्चे के अंदर सर टैलेंट है, तो वो वहां पर RTI में भी एंटर करके एडमिशन ले सकता है। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, बात ये कह रहा हूँ कि यदि यहाँ पे क्वालिटी, यदि गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल में, डिग्री कॉलेज में क्वालिटी मिल रही होती तो आज वहां जाता ही क्यों? तो ये क्वालिटी क्यों नहीं मिल रही है? पैसा तो गवर्नमेंट लगा रही है, पैसा दे रही है, भाई क्यों नहीं मिल रही है? आप इसके बारे में बताइए। क्योंकि मैं बताऊं सर, टॉप से लेकर के टॉप से बॉटम तक वो केवल पेपर में ही काम चल रहा है। कितना पढ़ाया गया, कितना क्वालिटी, गवर्नमेंट इसमें प्रयास कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर टॉप टू बॉटम तक पेपरों में काम चल रहा है तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं और ये सब क्या है? ये सब क्या दिग्भ्रमित करने के लिए बना दी गई कि हम लोगों के सामने एक पर्दा पड़ जाए? उसमें खासकर एजुकेशन, मैं गवर्नमेंट में आप बताएं सर, गवर्नमेंट में आप प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट को जितना शिक्षा और चिकित्सा में ध्यान देना चाहिए नहीं दिया। उनकी लाइबिलिटी थी कि गवर्नमेंट टीचर की सैलरी बढ़ा के दूना कर दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, नहीं हो पाया। सेल्फ फाइनेंस टीचर जितना वर्क कर रहा था उसके बारे में एक वर्क नहीं किया। सृष्टि जी, एक बात निकल कर आई कि मोरल वैल्यूज की कमी है आजकल जो शिक्षा दी जा रही है उसमें। इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि मैं इतना तो जानता हूं कि भाई शुरू से या जब आप पढ़ना शुरू करते हैं स्कूल में तो ये बताया जाता है, भाई एक बाकायदा नैतिक शिक्षा की पूरी एक किताब होती है, बताया जाता है कि आपको किस तरह से क्या करना है, आपका चरित्र निर्माण कैसा हो। आजकल के एजुकेशन में उसको कैसे कम कर दिया गया है, या फिर उस दिशा में ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ कंपटीशन और सक्सेस और इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस हो गया है, या फिर पेरेंटिंग में कुछ गड़बड़ है, पेरेंटिंग उस तरह की नहीं रही? इसका देखिए दोनों सारे कारण, बहुत मल्टीपल रीजंस हैं। पेरेंटिंग इसलिए फर्क हो गया है क्योंकि अब सिंगल चाइल्ड या बहुत से बहुत दो बच्चे हैं तो ये शेयरिंग केयरिंग जो है वो बच्चे सीख नहीं पाते। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, बहुत सारी मॉरल वैल्यूज अपने आप बच्चे में डेवलप होती। मॉरल वैल्यूज के अलग बुक चले या ना चले, मॉरल एजुकेशन के लिए अलग पीरियड सैंक्शन हो या ना हो, ये मायने नहीं रखता। ये एक बुनियादी तौर पर बच्चे को सिखाना चाहिए, घर में भी और स्कूल कॉलेज में भी। इवन हम लोग भी ट्राई करते हैं इस लेवल पे आके, हमें डिग्री में बच्चा मिल रहा है कि हम लोग ये जरूर ट्राई करते हैं कि वो सही और गलत की पहचान कर सके। और इसकी ट्रेनिंग बहुत चाइल्डहुड पीरियड से देनी चाहिए, क्योंकि हम मनोविज्ञान मेरा विषय है और हम
साइकोलॉजिस्ट जानते हैं कि चाइल्डहुड पीरियड जो है वो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। तो वो एक सीड अगर पड़ गया ऑनेस्टी का, अपना कमिटमेंट का, डेडिकेशन का, डिसिप्लिन का, तो ये सारी चीजों को मिलकर आज हमें डिबेट करने का उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें मिलकर एक कोई ठोस कदम उठाना है और ये कहिए कि हम पूरे मूलभूत परिवर्तन नहीं कर सकते। हम अपने स्टूडेंट को भी कहते हैं कि भाई हम बहुत बड़े स्तर पर भले ही चेंज ना कर पाए, पर माइक्रो लेवल पर हम अपने आसपास के लोगों को, अपने स्टूडेंट को, अपने घर के बच्चों को ये सारे ट्रेट, हम कहते हैं अपने बच्चों से 3D फॉर्मूला, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ड्यूटीफुलनेस, ये 3D फॉर्मूला हम अपने बच्चे आसपास डेवलप करें, अपने बच्चों में डेवलप करें, तो वो जो बच्चा होगा, किसी स्कूल में पढ़े, किसी कॉलेज में पढ़े, अंग्रेजी में पढ़े, हिंदी में पढ़े, वो बच्चा स्ट्रॉन्ग बच्चा होगा। और जो वो अपनी जिंदगी की मुश्किल सिचुएशंस को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखेगा। तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अच्छे नंबर लाना, सिर्फ अच्छी नौकरी पा दें तो है ही, बेसिक उद्देश्य तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बने, इसके लिए हम सब लोग को प्रयास करना चाहिए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप कक्कड़ साहब? जी, मैं डॉक्टर श्रीवास्तव की बात में ही जोड़ना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हम कमर्शियलाइजेशन की बात कर रहे थे ना, वैसे ही हमने वेस्टर्नाइज कर दिया एजुकेशन को। कहाँ हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु थे, तो विश्व हमसे सीखता था, और कहाँ हमने अपनी संस्कृति, अपनी एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के वेस्ट को कॉपी करना शुरू कर दिया, जो मटेरियलिज्म की तरफ भागता है। और जब नहीं, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक ये दिया गया ना कि भाई अब चूंकि सब दुनिया एक हो गई है, परिवार एक है, परिवार है, और उसमें पूरा मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अगर आप एक ही तरह की शिक्षा लेंगे तो फिर आप कॉम्पिटिट कैसे करेंगे? भाई दुनिया में आजकल सब यहाँ से बैठ के आप दुनिया के किसी हिस्से में बात करिए, तो वो भी एक लॉजिक दिया गया कि भाई आप सबको उस तरह से समझना है। हाँ, तो देखिए जो लॉजिक था, अब ये वेस्टर्नाइज कैसे हुआ कि जब अब आप ब्रिटिश राज को देखें, उन्होंने हर चीज को ये कह दिया कि हमने आविष्कार किया तो आपको पता चला, जबकि हम जब बात करते हैं पीछे की तो पता चलता है कि भारत में वो पद्धतियां बहुत पहले से थी, वो टेक्नोलॉजीज कहीं ज्यादा डेवलप्ड थी, बट क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को, अपने जो हमारे ओरिजिनल वैल्यूज थे उसे भूल के वेस्ट के पीछे चलना शुरू कर दिया, तो वहां की कॉम्प्लेक्सिटीज इधर आ गई ना, तो अब अल्टीमेटली हम उलझ गए। अब वापस फिर हम बात कर रहे हैं उसी मोरालिटी की, उसी स्पिरिचुअलिज्म की, और बात कर रहे हैं कि एकेडमिक्स इज नॉट एवरीथिंग, इट हैज टू बी एन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो फिर वही बात हो गई जो ऋषिकुल में होता था, जो ऋषिकुल परंपरा में होता था, जहाँ पे सार्वभौमिक विकास होता था, सारी विधाओं पे लगातार और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता था उनकी ट्रेनिंग में, तो घूम फिर के फिर वी हैव टू गो बैक टू अवर रूट्स, तभी कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन मिलेगा। और आप देखिए वेस्ट हमारे पास उन्हीं प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए आता है जो वो उनको आज तक नहीं मिली हैं। हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारा योग और मेडिटेशन और ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ को लेके वो इंडिया से ही सीख रहे हैं, और इंडिया वाले खुद परेशान हैं कि मेंटल हेल्थ कहाँ से लाएं। ये बड़ी विडंबना है। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आप देखिए योग को हमने योगा बना दिया, जबकि योग का मतलब बड़ा फैंसी शब्द है योगा, और यूरोप और अमेरिका के देशों में बड़ा इसका क्रेज है। तो आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव योग है, जो समेशन, जैसे गणित में योग का मतलब जुड़ाव है, तो योग तो आत्मा का उस जो अल्टीमेट एनर्जी है, वो यूनिवर्सल एनर्जी से मिलन योग है, और हमने अच्छा एक चीज गले में घुमाना जो है योगा बना दिया हमने। हाँ, परियार साहब एक चीज, आप चूंकि आखिरी है इस हिस्से में हैं हम प्रोग्राम के, तो एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ। ये जो तस्वीरें मैं लगभग रोजाना ही मैं देखता हूँ, और एक पत्रकार होने के नाते मुझे रोजाना अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से इस तरह की तस्वीरें आती हैं, और उसमें यह भी होता है कि भाई हर तस्वीर का एक अपना संदर्भ होता है, एक अपने कॉन्टेस्ट में आप उसको देखिए। ये नहीं हो सकता कि आप हिमाचल की तस्वीर को छत्तीसगढ़ की घटना से जोड़ दें, अलग अलग सबका संदर्भ होता है। जैसे जालौर का ही प्रकरण है, उसका एक अलग संदर्भ है, ये जो मैं तस्वीरें सीतापुर और बलिया की दिखा रहा हूँ इसका अलग संदर्भ है। लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन है, और वो चीज ये है कि अगर आप शहरी आबादी में या थोड़ी सी सक्षम या संपन्न आबादी में देखें तो वहां की शिक्षा क्षेत्र की दुश्वारियां दूसरी तरह से हैं, और वो इस सर्वे में भी निकल कर आया।
लेकिन आप जब चले जाएंगे थोड़ा सा नीचे के तबके में, गांव देहात में, तो वहां पे तो इतना ज्यादा समस्याएं हैं कि वहां जो मेन सोल है, मतलब शिक्षा का मकसद ही वहां पर खत्म हो जाता है। मैं देखता हूं कि सरकारें सारी चीजें कर रही हैं। मैंने सवाल भी किया था ये कि आप स्कूल में जाइए तो सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी, लेकिन बच्चे को क्या पढ़ना है, कैसे उसको पढ़ना है, उसको अभी एक मैं सर्वे देख रहा था, उसमें तो आधे से ज्यादा बच्चे तो कुछ जानते ही नहीं हैं स्कूलों में, तो शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आखिरी में समाधान वाला ही, समस्या तो है, समाधान की दिशा में अगर आप कुछ ऐसा सुझाव या आप देना चाहें कि भाई राष्ट्र हित में ये जरूरी है कि स्कूलों में, खासकर प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में, ये अगर कुछ इंप्लीमेंटेशन किए जाएं तो शायद बदलाव हो जाए। देखिए एक्चुअली बहुत अच्छी बात, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं कि एक तो बहुत गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स के भी बहुत बड़े अरमान होते हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत अच्छा बड़ा देखना चाहता है, किंतु एक गवर्नमेंट की क्राइटेरिया आप देख रहे हैं, एक एमएससी बीएड, एक बीटेक एमटेक बीएड, वहां प्राइमरी में टीचर बना दिया गया। अब जो एमटेक और बीएड करके, बीटेक बीएड करके, एमएससी बीएड करके वो कितना पढ़ाता है, लॉन्ग डिस्टेंस से आ गया जा करके। यदि गवर्नमेंट वो नहीं पढ़ा पाएगा, उन बच्चों की मेंटलिटी नहीं समझ पाएगा, वो बच्चे पास आते हैं तो अपने आप को दूर करेगा, उसके यूनिफॉर्म और उसके एक्टिविटीज और उसके बॉडी स्ट्रक्चर से उसको दिल से लगाव हो ही नहीं सकता सर। अच्छा, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ही बिलोंग टू गुड फैमिली। और वो एक लेकिन ये आपका लॉजिक एकदम डिफरेंस है, क्योंकि ये आपका लॉजिक एकदम अलग है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे युवा, इस तरह के जो ज्यादा काबिल या पढ़े लिखे होंगे, वो ज्यादा अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। नहीं सर, नहीं सर, गवर्नमेंट को इसमें चाहिए, इसका सुधार बहुत अच्छा हो सकता है। आप उसको, एक टीचर को 80,000 सैलरी दे रहे हैं, आप यदि गवर्नमेंट को चाहें, गवर्नमेंट को उसी पैटर्न में काम करना चाहिए जिस पैटर्न में रिजल्ट जा रहा है, अच्छा बढ़ रहा है। क्यों आगे ग्रामीण में एक छोटा सा पब्लिक स्कूल छोड़ दिया, भीड़ लग गई, वहां के जो बच्चे थे बहुत गरीब, वो पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं। यदि 80,000 सैलरी में 20-20 हजार के 4 टीचर लोकल के अपॉइंट कर ले, 4 टीचर हो, उनको 20,000 सैलरी हो, यदि कांटेक्ट में है तो जी जान लगा के मेहनत करेंगे, पूरे समय अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, उसी परिवेश के होंगे, अच्छी तरह से आते हैं, तो एक टीचर में अब आप जो बात कह रहे हैं इसमें एक दूसरा विरोधाभास ये है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि अच्छा आप सरकारी नौकरियों को खतरे में डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं एडहॉक को बढ़ाइए। ये भी तो समस्या है, लोग हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे कि आप लोग बहस कर रहे हो सरकारी नौकरियां ये भी खत्म हो जाएं, वैसे भी हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये एक आज गवर्नमेंट को बहुत जगह ऐसा एक्शन लेना पड़ा। उसमें गवर्नमेंट लायबिलिटी नहीं चाहती, गवर्नमेंट कहती है भाई अब ठीक है लोग करें, जाने हम क्या करें, उसमें लायबिलिटी नहीं चाहती। खैर ये बहुत, इसके कई पहलू हैं और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय। जी हाँ लास्ट में कहते हुए मैम ने बहुत अच्छा बोला था, 3D कॉन्सेप्ट, डिसिप्लिन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन बच्चों में डेवलप करना है। लेकिन एक अच्छे एटमॉस्फेयर में बच्चा है तो 3D का कॉन्सेप्ट रहता है, डिसिप्लिन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, समझना सर। और एक ऐसे परिवेश में रहता है वो 3D समझ रहा है, धोखा, धुआं, धक्का, और एक ऐसे परिवेश में समझ रहा है जहाँ डाइल्यूट, डिले और आप ये मोदी जी वाली बात कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी वाली बात नहीं सर, ये सब जो है समाज में सुधार हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आप तो परिहार साहब कार से हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सृष्टि जी, विनय जी और PS परिहार साहब, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ज़रूरी है, अपनी अपनी तरह से लोग दलीलें देते हैं, बताते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो कतार में आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ बच्चा है उसको भी सही शिक्षा दी जाए, क्योंकि भारत की जो पूंजी है वो यही है कि उसके पास युवाओं की एक बड़ी तादाद है, और बच्चे अगर सक्षम होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो ज़रूर विश्व गुरु हम हैं भी और बन भी जाएंगे, आगे और तरक्की करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को वाकई में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों के साथ इस तरह का जो बर्ताव होता है वो बंद हो जाए और उनको अच्छी शिक्षा, जो आजकल के कंपटीशन के दौर में उनको आगे ले जा सके, ऐसी शिक्षा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।